कुछ दिनों में हम जो है ऐसे-ऐसे धमाके करने वाले हैं जिसकी गूंज जो है सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक और दिल्ली तक उसकी गूंज भी आप लोगों को सुनाई देगी। ये जो बेरोजगार संघ है, ये क्या है और कैसे कार्य करता है? ना तो हमारी आवाज़ भाजपा उठा रही है, ना हमारी आवाज़ कांग्रेस उठा रही है, ना कोई तीसरा जो दल है वो हमारी आवाज़ उठा रहा है। दमखम के साथ ये कह सकता हूँ कि आज भाई बॉबी पंवार ने जो काम किया है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने काम किया और खासकर बॉबी पंवार ने जो काम किया वो युगों तक कोई नहीं कर पाया। तो बॉबी पंवार जी का जैसे अचानक से चला जाना कि हमने भी एक न्यूज़ आई कि बॉबी पंवार जी ने इस्तीफा दे दिया संघ के अध्यक्ष से, तो कोई विशेष वजह? अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा था मुकदमे, खुद राम कंडवाल में लगभग जो है 9 मुकदमे मेरे पे हैं। 5 साल भाजपा खाती है और 5 साल ये कांग्रेस खाती है। हम आवाज़ उठाते हैं, कोई घोटाला उजागर करते हैं तो कांग्रेस सिर्फ थोड़ा सा प्रदर्शन करेगी और फिर गायब हो जाएगी। उत्तराखंड के इतिहास में आप बता दीजिए किस व्यक्ति ने निर्दलीय 1,68,000 वोट पाए हैं। उत्तराखंड में जो भी तमाम भर्तियाँ रुकी हुई हैं, लगभग 60,000 पद रिक्त हैं उत्तराखंड में, उनको खुलवाना है हमारा मकसद है जल्द से जल्द। के राज्य के जो बेरोजगार हैं, 8 लाख लगभग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तराखंड जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल बहुत पीछे है अगर हम देखें, जबकि हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। कोटद्वार में 30 उम्र से और 35 साल तक के लगभग जो है 15 से 20 हजार युवा हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। उत्तराखंड का कैसे भी हो विकास होना चाहिए, यह हर उत्तराखंडी की एक दिली इच्छा है। फॉर्म आएगा सरकारी, उस सरकारी फॉर्म को मैं भर लूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो पहाड़ में अपना जी लूंगा या फिर दिल्ली चला जाऊंगा, 10-12 हजार की नौकरी कर लूंगा, बर्तन धो दूंगा। खैर लाल डांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए हर विधायक यहाँ पर आता है, अपने बिलों से बाहर निकलता है। प्रत्याशी यहाँ पर आता है, 5 साल बाद आता है, बिलों से बाहर निकलता है कि लाल डांग मोटर मार्ग चिल्लर खाल जो है उसको बना दिया जाएगा। बुरे हाल हैं, 2.5 लाख की जनसंख्या में एक फिजिशियन वहाँ पर तैनात है। हमने तो ये भी पूछा है सरकार से कि भाई साहब आप जो है सुबह 8 बजे यहाँ पर हॉस्पिटल को खोल देते हो और फिर दोपहर 2 बजे बाद आप बंद कर देते हो, वहाँ पर ताला लग जाता है। लेकिन इतना मैं कह दूं कि आवाज़ दमदार तरीके से उठाई जाएगी। आज अगर हैं तो कल भी दमदार तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी, चाहे वो क्षेत्र के मुद्दे की हो, चाहे वो आप बेरोजगारों के मुद्दे की। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज जो डीएमडी का पॉडकास्ट है वो स्पेशली हमारे एक युवा साथी हमारे साथ हैं, राम कंडवाल जी। आप लोग परिचित भी होंगे। हाल ही में अभी वो नवनियुक्त जो है वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने हैं और इसके साथ ही आपने उनको यदा-कदा आपने उनको देखा होगा, आपने उनको सुना होगा। वो विकास के साथ-साथ उत्तराखंड में कोई भी भर्ती घोटाला हो, किसी भी तरह की कोई अनियमितता देखने को मिले, तो वो अक्सर मंच पर इस तरह के मुद्दे उठाते हुए दिखते हैं। बहुत ही एक्टिव हैं और अपने जो सामाजिक कार्य के साथ-साथ जो समाज के प्रति एक ज़िम्मेदारी है, उसका निर्वहन भी बखूबी कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं राम कंडवाल जी का। सर बहुत नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं राम जी? बढ़िया, धन्यवाद। बढ़िया हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। और आपके जो डीएनडी शो आप करती हैं, मैं भी देखता हूँ इसको और काफ़ी पॉपुलर भी है और हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, वो भी आपका शो देखते हैं। तो बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो को देखते हैं और अक्सर हम लोगों ने भी एक बीड़ा उठाया है जैसे कि आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आप फील्ड में होते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं इन मुद्दों को और यदा-कदा से लोगों से मिलवाते भी रहते हैं जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं या जो समाज में बहुत ही अलग कार्य कर रहे होते हैं। जी। तो अभी जैसे कि आप अध्यक्ष बने हैं, तो थोड़ा-सा पहले मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे शायद कुछ दर्शक हों, जो बहुत अच्छे से जानते भी नहीं हैं कि ये जो बेरोजगार संघ है, ये क्या है और कैसे कार्य करता है? थोड़ा-सा इस पे बताएँ। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ साल 2018 में इसकी स्थापना हुई थी और हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई बॉबी पंवार ने इसकी स्थापना की थी। और तब एक तरह से 50-60 जो उत्तराखंड के बेरोजगार थे, जो पीड़ित थे, सरकारी भर्तियों में जो पेपर लीक हो रहे थे, परीक्षाओं में धांधली हो रही थी, उसके बाद जो है ऐसे ही 20-25 लड़के बैठे होंगे और उन्होंने एक कहा कि भाई ना तो हमारी आवाज़ भाजपा उठा रही है,
ना हमारी आवाज़ कांग्रेस उठा रही है, ना कोई तीसरा जो दल है वो हमारी आवाज़ उठा रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसे संगठन बनाएँ। तो 20-25 लड़के जब बैठे थे तो उन्होंने ये चुना कि क्यों ना हम अपना एक संगठन बनाएँ। फिर वो संगठन जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ कहलाया, उसके अध्यक्ष भाई बॉबी पंवार बने और भाई बॉबी पंवार ने उसी समय से जब वो 19 साल के थे, 19 साल में वो अध्यक्ष बन गए थे इसके। और अध्यक्ष बनने के बाद पहला आंदोलन उस समय जो है त्रिवेंद्र रावत सरकार थी और त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय सचिवालय कूच किया। लगभग जो है 3000 युवाओं के साथ सचिवालय कूच किया गया और उस वाले आंदोलन में भी खूब पत्थरबाजी हुई थी। जो एक तरह से सरकार ने चलाई, पुलिस ने चलाई, उन पर आरोप लगे कि पुलिस ने जो है भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जो है पत्थरबाजी चलाई थी। तो उस वक़्त फिर धीरे-धीरे करके जो है जब प्रदेश के युवाओं को भरोसा हो चला कि हाँ, भई कोई ऐसा संगठन है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो हमारी आवाज़ बन सकता है, उसको लेकर फिर धीरे-धीरे, धीरे करके जो है आगे बढ़ते गए और राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी एक तरह से भीड़ लगभग जो है 18 से 22 हजार युवा एक साथ देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित हुए थे। पूरा देहरादून जाम हुआ था उस दिन। आपका जो है घंटाघर पूरा जाम हो गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ था देहरादून के इतिहास में, लेकिन उस दिन युवाओं ने करके दिखाया था। क्यों करा था? क्योंकि राज्य गठन के बाद से लगातार युवा जो है पेपर लीक से परेशान था, युवा भर्ती घोटालों से परेशान था। उसके बाद इतना बड़ा जमावड़ा हुआ कि पूरा एक तरह से सिस्टम ही तहस-नहस हो गया। किसी को ये पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी भीड़ भी आ सकती है। इतना युवा देहरादून में भी हो सकता है कि वो जो है एक एक दिन में ही इतनी बड़ी रैली कर दे। तो फिर उसके बाद रातों-रात नकल रोधी कानून जारी किया। अब आप ये समझ सकते हैं कि भई जिस नकल रोधी कानून के लिए हम लोग जो है हमसे पहले के युवा भी 2000 से वो 2023 में वो नकल रोधी कानून सिर्फ़ एक भीड़ जो लगभग 20-22 हज़ार युवाओं की भीड़ थी, उस भीड़ के बल पर वो नकल रोधी कानून रातों-रात लाए। फिर उसके बाद जेल जाना हुआ। बॉबी भाई एक बार पहले भी जेल जा चुके हैं। उसके बाद हम खुद उनके साथ जेल गए। 7 दिन सिद्धवाला जेल में भी हम लोग रहे। फिर इसके बाद सारे घोटाले उजागर हुए, वो चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, वो चाहे बीडीओ, पटवारी, आपका जो है वन दरोगा, एसआई, ये सारे जितनी भी भर्तियाँ थी, सारे घोटाले हम लोगों ने उजागर किए। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी जो भर्तियां हुई हैं वो घोटालों से सारे घोटाले थे। लगभग ये मान के चलो 22 से 23 भर्तियाँ, उनके लिस्ट हमने दी सरकार को कि ये घोटाले हैं और ये सबूत हैं। वो सारी चीज़ें हमने दी और उसके बाद सारी जो है घोटाले उजागर हुए, फिर से नई परीक्षाएँ हुई, फिर से जो है कैलेंडर जारी हुए, आयोग का ट्रांसफ़र कराया गया कि भई आपके बस की नहीं है। लोक सेवा आयोग को फिर सारी परीक्षाएँ दी गई, उसने फिर परीक्षाएँ कराई। तो ये सारी चीज़ें हुई और आज मैं पूरे दमखम के साथ ये कह सकता हूँ कि आज भाई बॉबी पंवार ने जो काम किया है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने काम किया और खासकर बॉबी पंवार के ने जो काम किया वो युगों-युगों तक कोई नहीं कर पाया। तो जैसा आप कह रहे हैं आप लोगों ने इतने आंदोलन किए, हर भर्ती घोटाले में लग रहा है कहीं न कहीं जो है वो जो भी भर्तियाँ होती थी वो घोटाले में उसमें रहता ही रहता था बिल्कुल। घोटाला किसी न किसी तरह का जैसे आप बता रहे हैं अभी तक। तो आज क्या अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपके संगठन ने बॉबी पंवार जी के नेतृत्व में जो आपने एक कार्य किया है ये घोटालों को रोकने का, नकल रोधी कानून लाने का, तो आज संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि अब इसमें कुछ रोकथाम हुई है या आगे इस तरह का नहीं होगा? देखिए, कुछ तो रोकथाम हुई है, पर ऐसा नहीं है कि सारी रोकथाम जो है रुक गई हो। कुछ तो अभी रुका है, जो हमें युवा बताते हैं। लेकिन आज वही युवा जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनमें से कई युवा भी कहते हैं कि सर धांधली नहीं रुकी है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जिस दिन हमें भी पुख्ता सबूत मिलेंगे क्योंकि ऐसे ही हमारी आदत नहीं है कि हम जो है सिर्फ़ चिल्ला जाएँ, सोशल मीडिया में बोल दें कि भई हमने ये घोटाला हुआ है, ये फर्जी हुआ है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जब तक हमारे पास सबूत नहीं आ जाते, तथ्य नहीं आ जाते, साक्ष्य नहीं आ जाते, तब तक हम जो है आवाज़ इस पे बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हमें भी ये अंदेशा है, कहीं न कहीं संदेह की जो सुई है, वो हल्का-हल्का लग तो रहा है कि कुछ धीरे करके फिर कुछ न कुछ जो है ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और आप यकीन नहीं मारेंगे, कुछ दिनों में हम जो है ऐसे-ऐसे धमाके करने वाले हैं, जो जिसकी गूंज जो है सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक और दिल्ली तक उसकी गूंज भी आप लोगों को सुनाई देगी और यही घोटाले होंगे और कई ऐसे लोग भी लगे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि विधानसभा में विधानसभा में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है विधानसभा के अंदर और बहुत बड़े पद पर है। उसका बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे और जल्द आप लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है
मैडम ऋतु भूषण खंडूरी का आशीर्वाद उन पर है, वो भी जल्द हम उसका खुलासा करने वाले हैं। तो जैसे आप इस तरह के जो घोटाले आपके सामने आते हैं, जो ये मुद्दे आप उठाते हैं, ये आपको संज्ञान में कैसे आते हैं? देखिए, संज्ञान में ऐसे आएँगे कि अगर आप पिछले 7-8 सालों से यही चीज़ कर रहे हैं, आप जो है सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, युवाओं के लिए आप जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो युवा ही हम हमको वो सारी चीज़ें बताते हैं। कोई युवा नैनीताल से फ़ोन करता है कि सर मेरे साथ ये हो गया, कोई पिथौरागढ़ से फ़ोन करता है कि ये हो गया। आज भी अगर आप हम फ्री नहीं हैं, हमारा फ़ोन 24 घंटे खनखनाता रहता है कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। अब युवाओं को भी सरकार ने एक तरह से डरा दिया है। आज अगर युवा अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो वो बुलंद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार में आप देख ही रही हैं कि भाई अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो मुकदमे। खुद राम गढ़वाल में लगभग जो है 9 मुकदमे मेरे पे हैं। तो आप देखिए हमने ऐसा क्या किया? हमने क्या अ, हत्या कर दी किसी की? या फिर किसी का हमने जो है रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, हमने कुछ कर दिया? लेकिन सड़कों पर उतरने, युवाओं के खिलाफ जो है युवाओं के खिलाफ बोलने के लिए और भर्ती घोटाले उजागर करने के लिए, इसके लेकर हम पे मुकदमे कर दिए। अब आप बताइए। तो युवा डरा हुआ है कि भाई अगर राम कंडवाल पे, बॉबी पवार पे, इन सब में अगर मुकदमे हो सकते हैं, तो हम पे भी हो सकते हैं। इसलिए युवा युवा जो है हमसे मिलकर तसल्ली से मिलता है, एक व्हाट्सएप कॉल करता है, मिलता है और उसके बाद हमें सारी चीज़ें बताता है और फिर हम जो है जनता के समक्ष वो सारी चीज़ें रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वक़्त जो जो हमारे यहाँ का पीड़ित युवा वर्ग है, जो नौकरी से या रोज़गार से जो पीड़ित है, उनकी आप एक मुखर आवाज़ बने हुए हैं, आप और आपका जो संगठन है। देखिए, मुखर आवाज़ बनना पड़ेगा क्योंकि एक ही थाली के सारे चट्टे-बट्टे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस है। इन्होंने हर बार 5 साल भाजपा खाती है और 5 साल ये कांग्रेस खाती है। और हमने ये नहीं देखा है क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, कोई घोटाला उजागर करते हैं, तो कांग्रेस सिर्फ़ थोड़ा-सा प्रदर्शन करेगी और फिर गायब हो जाएगी। यानी कि आप जो है मान लीजिए अगर कोई घोटालेबाज़ है और उसको नौकरी से निकलवाना है उस घोटालेबाज को, तो आप सिर्फ़ प्रदर्शन करके साइड हो जाओगे? ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको तो उसको जब तक वो हटेगा नहीं तब तक आपको डटे रहना है। और उत्तराखंड बेरोज़गार संघ की ये ख़ासियत है कि जब तक आप जो है किसी भ्रष्टाचारी को हम जो है निकाल फेंक नहीं लेते आपका जो है जहाँ भी वो काम कर रहा है, सिस्टम से अलग है, तब तक हम जो है रुकते नहीं, तब तक हम पीछे नहीं हटते। और यही सत्ताधारियों से जब हम पूछते हैं कि आप पीछे क्यों हट गए? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता है। आज तो विपक्ष पूरा गायब है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भई अगर आपने इस प्रदेश के युवाओं को, खासकर इस प्रदेश में सिस्टम को बदलना है, भ्रष्टाचारियों को दूर करना है, तो कम से कम कांग्रेस, विपक्ष जो भी है, सबको साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तरीके से लड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरे काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से काम करवा दिया, साइड से उनसे काम करवा दिया और इधर से हल्का-सा आंदोलन करके किनारे हो गए, तो वो नहीं चलेगा ना। वैसे करके आप जो है प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हो और खुद की आत्मा से पूछिए कि आप जो है सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जैसे आप अभी बातों में आप कह रहे हैं कि जो है वो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं है, कांग्रेस या जो भी अन्य दल हैं, नहीं निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा चल रहा है? क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, इसके पीछे कारण ऐसा नहीं था कि को जो है कांग्रेस के शासनकाल में भर्ती घोटाले नहीं हुए। कांग्रेस के शासनकाल में 2016 में ऐसा ही भर्ती घोटाला हुआ था। 2016 में अभी हम कुछ दिनों में उसका खुलासा भी करने वाले हैं, कैसे जो है एक बाहर के व्यक्ति अ जो है वहाँ से एक बाहर का जो व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के 2-3 लड़के हैं, वो वहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहे थे और एक तरह से कॉलेज कैंपस में थे और कॉलेज कैंपस से उनका सिलेक्शन कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड में हो जाता है सरकारी नौकरी में। अब आप ये बताइए कि आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो, वो भी आप बाहर उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हो। उत्तर प्रदेश से आपका सिलेक्शन कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में हो जाता है। तो उसका भी खुलासा करेंगे, वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे ही उनकी सरकारों में भी घोटाले हुए। अब भाजपा की सरकारों में आपने देखा था बाढ़ आ गई थी, भर्ती घोटालों की। अब होता ये है कि भाई जब दोनों सरकारों के समय घोटाले होते हैं, तो फिर एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हो गए, आप भी जानती हैं, है ना? सारी चीज़ें वही हो गई। तो होता ये है कि वो उनके खिलाफ क्यों बोलेंगे? और फिर वो उनके खिलाफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबको पता है कि आज नहीं तो कल इनकी सरकार भी आनी है। उनको भी पता है कि आज नहीं तो कल इनकी सरकार आने वाली है। इसीलिए ये सब लोग जो है अ, अपने आप मुँह दबा कर रखते हैं और फिर कुछ नहीं बोलता। तो ऐसी स्थिति में तो अगर हम देखें तो उत्तराखंड कहाँ जा रहा है फिर? उत्तराखंड कहाँ जा रहा है? उत्तराखंड अब सही दिशा में एक तरह से ऐसा नहीं है अगर कांग्रेस आज नहीं है तो आज कौन आवाज़ उठा रहा है?
आज क्षेत्रीय दल आवाज उठा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे भाई बॉबी पवार आवाज उठा रहे हैं। आज जो है त्रिभुवन भाई आवाज उठा रहे हैं। आज आप देखेंगे यूकेडी भी आवाज उठा रही है। यूकेडी भी आज उठ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस छुप रखी है या फिर कांग्रेस दबी हुई है तो कोई जो है आवाज उठाने वाले नहीं है। भर्ती घोटाले भाई बॉबी पवार उजागर करते हैं। बहुत सारी चीजें आज जो है, आज हमारी डिजिटल मीडिया भी काफी एक्टिव है। वो भी आवाज उठा रही है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता इनको ज़रूर सबक सिखाने वाली है। और ये कहते हैं ना भाई, हमारा डबल इंजन हो गया, डबल इंजन हो गया। अब इनको और कितनी इंजन चाहिए? भाई एक रेलगाड़ी भी एक इंजन से चल लेती है। कितनी सवारियों को वो समेट लेती है अपने एक इंजन पर। लेकिन यहाँ तो आपके 3-3 इंजन लग गए, और 3 इंजन लगने के बाद भी जो आप कह रहे हैं कि अभी भी काम नहीं हो रहा है। तो ये तो भाई बड़े सवाल हैं जो जो है जनता को पूछने चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, ये तो सोचने वाली बात तो है ही कि भई आपके पास 3 इंजन है इस समय। ये तो प्रश्न किया जा सकता है और जनता का एक वाजिब प्रश्न भी है। बिल्कुल। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि बॉबी पवार जी ने जो है वो संगठन को मजबूत किया, उनके दिशा-निर्देशन में, उनके अध्यक्षता में आपका जो संघ है वो अभी तक यहाँ पहुँचा है, अब आप पे एक नई ज़िम्मेदारी आई है। तो बॉबी पवार जी का जैसे अचानक से चला जाना, कि हमने भी एक न्यूज़ आई कि बॉबी पवार जी ने इस्तीफ़ा दे दिया संघ के अध्यक्ष से, तो कोई विशेष वजह? सृष्टि का भी एक नियम होता है कि आप जो है, सृष्टि भी एक नियम होता है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो 7 साल बॉबी भाई को एक अध्यक्ष पद पे हो गए थे। अब 7 साल बाद तो आदमी भी चेंज करेगा। दूसरी चीज़, अब वो जो है राजनीति की ओर बढ़ चुके हैं। राजनीति में वो जा चुके हैं। राजनीति में एक तरह से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं, और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को वो दमदार तरीके से जो है तीसरे फ्रंट के रूप में इस उत्तराखंड में, थर्ड फ्रंट क्षेत्रीय दल के रूप में उसको आगे बढ़ाने के मिशन पे वो लगे हुए हैं। और आप बहुत जल्द देखना कि उत्तराखंड में जब 2027 में चुनाव होंगे, तो भाई बॉबी पवार के नेतृत्व में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा झंडा गाड़ेगा। और आप देख लेना कि नहीं भी तो कई सीटें जो है, और बहुमत हो सकता है कि बहुमत में भी आ जाए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। जिस हिसाब से रणनीति चल रही है, जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे कि शायद वो उस बहुमत में भी आ जाए। लेकिन अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो रही थी कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ एक पॉलिटिकल रूप भी धीरे-धीरे करके ले रहा था। तो हम वो नहीं चाह रहे थे कि भई जो बेरोजगार हैं, वो एक तरह से पॉलिटिकल रूप ले लें। क्योंकि वहाँ पर राजनीति घुसाना ठीक नहीं है, बेरोज़गारों की वहाँ पे। तो इसीलिए बॉबी भाई ने, और फिर हमने ख़ासकर उत्तराखंड बेरोज़गार संघ ने ये निर्णय लिया कि बॉबी भाई अपनी राजनीति देखें, और उत्तराखंड बेरोज़गार संघ उत्तराखंड के युवाओं के लिए संघर्ष करे। तो दोनों जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो यही उनकी सोच थी, और यही हम सबकी सोच थी कि हम जो है इधर अपना सारे तमाम युवाओं को देखेंगे, उधर बॉबी भाई अपनी राजनीति करेगा। तो जैसे बॉबी पवार एक बड़ा नाम आज की डेट में है और उत्तराखंड में तो अमूमन मुझे लगता है हर घर में उनकी आज की डेट में पहचान है, और जब से उन्होंने ये जो पार्लियामेंट वाला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, तब से तो उनकी एक अलग छवि भी उभर कर आई है कि वो बड़ी कुव्वत भी रखते हैं राजनीति में, और एक अच्छा दमदार चेहरा भी उभर कर आया। जी। तो उनके जाने से सन पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब बड़ा नाम कोई जाता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर गए, उसके बाद थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर विराट कोहली भी आ गए। अभी विराट कोहली गए, तो इसके बाद कोई और ऐसा नाम आएगा, जो उनकी जगह भी ले लेगा। हम विराट कोहली को भी धीरे-धीरे करके भूलने लग जाएँगे, मतलब उस पोज़ीशन पे। तो वैसे ही बॉबी भाई ने जो काम किया, मैंने कहा ना, उन्होंने युगों-युगों तक ऐसा कोई नहीं कर पाएगा जो बॉबी पवार ने किया। लेकिन ऐसा नहीं है, इस टीम में उत्तराखंड बेरोजगार संघ में आपको ऐसे-ऐसे युवा देखने को मिलेंगे जिन पे 8 से 10 मुकदमे लगभग हर युवा में हैं। हर युवा जेल जा चुका है। हर युवा मादा रखता है कि सचिवालय में, यहाँ तक कि सीएम आवास में, यहाँ तक कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, अगर कोई भ्रष्टाचारी बैठा है तो उसका कॉलर उठाकर उसको बाहर फेंकने का दम भी रखता है। ऐसे-ऐसे युवा भी इस उत्तराखंड बेरोजगार संघ में हमारी टीम में है। और बहुत जल्द देखना, उत्तर प्रदेश के खासकर, बिहार के, हरियाणा के ऐसे-ऐसे लोग जो है कई जगह राज कर रहे हैं, कई जगह बैठे हुए हैं इस उत्तराखंड में, जो है हमारे नौजवानों की, जिन्होंने नौकरी खाई है, और हमारे नौजवानों का जो अधिकार था उन्होंने छीना है, और कुर्सी में बैठे हुए हैं। उनका कॉलर भी पकड़ा जाएगा और उनको सीधे जो है यहाँ पर ज़मीन पर लाया जाएगा। ऐसे भी बहुत जल्द होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई बॉबी पवार के जाने के बाद कुछ बहुत बड़ा आप देखेंगे कि यार ये तो संगठन खत्म ही हो गया है, या तो फिर अब ये आवाज़ नहीं उठा रहा है। ऐसा नहीं है। आपको बहुत जल्द चीज़ें दिखेंगी, और खुद आप लोग भी जो है हमें हमारी तारीफ़ करेंगी। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि
कहते हैं ना कि परिवर्तन नियम है और जी। किसी के जाने से भी वो नहीं, ठीक है, वो नई जिम्मेदारियां उठा रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ से तैयार हुआ है इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, और वो आप पे फिलहाल जो अभी हमें सुनने में आया है तो वो आपको दिया गई है वो जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की। कितनी चुनौतीपूर्ण है ये जिम्मेदारी? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो रहेगी क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने एक तरह से प्रदेश के लगभग 10-15 लाख युवाओं को एकजुट किया, जिसने इस प्रदेश में ये संदेश दिया कि युवाओं की लड़ाई के लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं, और पूरे प्रदेश के युवा जिस पर विश्वास करें कि हाँ यार, ये लड़का है, ये 22-23 साल का लड़का है और ये हमारी आवाज़ बन सकता है। जिसने ऐसा करना सिखाया, जिसके लिए पूरे युवा जो है सड़कों पर उतर गए। सरकार झुक गई, सिस्टम झुक गया जिसके आगे, नतमस्तक हो गया कि यार ऐसा लड़का हमने नहीं देखा। उसके बराबर अब वो हमें ऐसी ज़िम्मेदारी देता है तो थोड़ा चुनौती तो होगी। लेकिन हमने कहा ना, क्योंकि हम भी तपे हैं। बॉबी पवार के साथ पिछले 7 साल से हम भी तपे हैं। तो जब आदमी तपता है, आदमी जो है दिखता है युवाओं को, ऐसा नहीं कि युवाओं में हमारी युवा हमें भी जानते हैं। उपाध्यक्ष तो आप रहे उपाध्यक्ष हम रहे थे और समय। हाँ, कुछ समय नहीं, पिछले 7 साल से उपाध्यक्ष हुए हाँ, हैं। वही मैं कह रही हाँ, हूँ, जब वो अध्यक्ष थे तो आप भी उपाध्यक्ष बिल्कुल। की भूमिका। तो हम भी तपे हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। तो हाँ, अगर कोई एक नया लड़का आ जाता, एकदम से अध्यक्ष बन जाता, तो थोड़ा होता, वहाँ पर चुनौती होती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों की बात है और चुनौती है, लेकिन वो मैं स्वीकार करता हूँ और इसको जो है डंके की चोट पर आगे बढ़ने के लिए हम सब तैयार हैं। और पूरे कोटद्वार के लिए, खासकर पौड़ी गढ़वाल के लिए भी गर्व का विषय है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो अध्यक्ष का पद है, वो पौड़ी गढ़वाल जनपद पे आया है। ये क्योंकि अभी बहुत सारे युवा कह रहे थे कि भई कहीं जौनसार में, अब ये बॉबी पवार की सोच है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो एक ऐसा शख्स है जो अपने क्षेत्र के बारे में नहीं सोचता है, वो पूरे उत्तराखंड के बारे में सोचता है। बॉबी पंवार चाहता तो अध्यक्ष का पद जो है अपने किसी जौनसार के क्षेत्र के युवा को दे देता। पर मुझे लगता है कि जो भी इस लेवल में काम करेगा या सोच रहा है, तो उसे तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के ही सोचना पड़ेगा। बिल्कुल क्षेत्र से ऊपर उठ के उत्तराखंड के लिए जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक रिज़ल्ट भी नहीं आने। वही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतने वोट लाते हैं, बॉबी भाई तो राजनीति में है, अगर आप इतने वोट लाते हैं, उत्तराखंड के इतिहास में आप बता दीजिए, किस व्यक्ति ने निर्दलीय 1,68,000 वोट पाए हों? भाई बॉबी पवन ने पाए हैं। नहीं, बड़ा निर्दलीय समर्थन पाए। था उनके प्रति। समर्थन क्यों था? भई जब किसी ने कुछ काम किया होगा, बेहतर काम किया, तभी तो समर्थन था। और जो समर्थन था वो 1,68,000 वोट पा गया। आज के वक़्त कोई कांग्रेस का या फिर भाजपा का आ जाए मैदान में, पार्टी का पट्टा, दुपट्टा जो भी है, उसको छोड़कर आ जाए मैदान में और कह दे मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। ज़मानत जब्त तो नहीं हो गई तो कह देना आप। क्योंकि बॉबी के प्रति समर्थन था, जो बॉबी ने किया है, मुझे नहीं लगता कोई वो कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और बॉबी भाई राजनीति में चले गए हैं। अब वो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के साथ वो चले गए हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अब उत्तराखंड बेरोजगार संघ एक नए स्वरूप में आपको दिखे और वही हमारी सोच है। तो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि जो है वो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जो नई पार्टी अभी बनाई है और उसके वो अध्यक्ष भी हैं। तो अभी मैं उनका कल एक वक्तव्य सुन रही थी तो उनका कहना था कि मैं भले ही राजनीति में गया हूँ, मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा है, लेकिन बेरोजगारों की और ये पीड़ितों की जो आवाज़ है वो मैं जहाँ पर भी होगा मैं उठाता रहूँगा और साथ हम इसमें रहेंगे। तो क्या बेरोजगार संघ भी उनको समर्थन देता रहेगा राजनीति में? नहीं, बेरोजगार संघ समर्थन नहीं देगा क्योंकि ये हमारा संगठन अलग है अब। उत्तराखंड बेरोजगार संघ अब अलग है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अलग है। हाँ, अगर राज्य हित के लिए, अगर जो है क्षेत्रीय एकता के लिए और अगर भाजपा भी कल अगर प्रदर्शन करती है बेरोजगार में और हमें बुलाते हैं, हम चले जाएँगे। बुलाने का मतलब उनकी पार्टी में शामिल होना नहीं है। अगर कहीं पे प्रदर्शन कर रही है भाजपा, युवाओं के हितों की बात कर रही है, हम वहाँ पर भी चले जाएँगे। कांग्रेस हमें बुलाएगी, वहाँ पर हम भी जाएँगे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी बुलाएगा, वहाँ भी हम जाएँगे। अगर वो प्रदर्शन करते हैं युवाओं के लिए, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ पर भी हम जाएँगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर जैसे अभी हम बॉबी भाई के साथ दिखते थे, कभी हम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिख जाते थे, कभी हम कहीं दिख जाते थे, तो अब वो नहीं रहेगा। अब ये पर्टिकुलर अलग संगठन है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्तराखंड के
युवाओं के लिए काम करेगा, भर्ती घोटाले उजागर करने के लिए काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर में जो लूट मचा रखी है उसको लेकर काम किया जाएगा। तमाम चीज़ों के लिए अब ये संगठन अलग स्तर पर काम करेगा। हमने कहा ना इसमें राजनीति अब घुसने नहीं देंगे और ना हमने घुसने दी कभी इसमें राजनीति। नहीं, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे अगर हम बात करें तो एनएसयूआई जो है वो कांग्रेस का एक छात्र संगठन माना जाता है। स्टार्टिंग तो उसकी भी ऐसे ही हुई होगी, कांग्रेस एक राजनीतिक चेहरा है। ऐसे ही बीजेपी का है, एबीवीपी और बीजेपी का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वाभिमान मोर्चा जो है उसका एक जो संगठन है वो ये जो बेरोजगार संगठन है, इस तरह की बातें भी कभी आ जाती है दिमाग में, तो इन पर क्या कहेंगे? देखिए इस तरह की बातें बिल्कुल आएँगी क्योंकि भाई बॉबी पवार इसके अध्यक्ष रहे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अब वो अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, तो ऐसी बातें सामने आनी भी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सारा निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ अलग संस्था है और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अलग है। उसकी कोई विंग नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना एनएसयूआई, ये कोई विंग नहीं है। ये अपने आप में ये दमदार संगठन है। और आज अगर कोई मुद्दे उठा रहा है तो कांग्रेस से पहले अगर कोई मुद्दे उठा रहा है तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है। तो वो कोई विंग नहीं हो गई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की। ये तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन ये क्या है कि इस तरह के प्रश्न भी उठने मतलब हो जाते हैं कभी इस तरह की उसमें बिल्कुल। जब अगर इस तरह कोई संगठन छोड़कर और फिर वो राजनीति में गए, एक दल बनाकर और उसके अध्यक्ष हैं, जी। तो इस तरह की बातें नहीं, उनका भी बनेगा, स्वाभिमान मोर्चा का भी बनेगा। हो सकता है वो बना भी रहे होंगे, अपनी जो युवा विंग है वो बनाएँगे। लेकिन ये विंग नहीं है, ये एक संगठन है और संगठन अलग है ये अलग ही उत्तराखंड। रहेगा, अलग ही बिल्कुल, कार्य करेगा, आपका ये बिल्कुल, कहना है। बिल एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई अभी आपसे बात करते-करते, एक निकल कर आया। आपने कहा जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी जो हैं वो बराबर रूप से आते हैं और एक-दूसरे की मदद ही कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए। तो क्योंकि ये उनके मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो आप कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभा रहे हैं। लेकिन आपका एक कहना था कि अभी यूकेडी जैसे उठ रहे हो और जो क्षेत्रीय दल हैं। तो स्वाभिमान मोर्चा अलग बनाने की आवश्यकता पड़ी। यूकेडी भी एक हमारा एक मतलब वो तो आंदोलन के टाइम से था। उसके साथ जाने की नहीं सोची कभी? देखिए, अब तो मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ पे हूँ। अब मैं राजनीति हाँ, अब राजनीति वाली बातें तो कम ही होंगी, है ना? हालाँकि लेकिन जब बना था तब आप उस हाँ, तब मैं उसमें था। हाँ, उसमें क्या था तब जैसे चर्चाएँ होती थी, हम मीटिंग करते थे, सारी चीज़ें थी, है ना? लेकिन ऐसा है कि देखिए एक मजबूत क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है। अब वो यूकेडी भी हो सकती है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी हो सकता है और वो ये दोनों अगर साथ हो जाएँ, तो फिर और भी बेहतर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों पर जो है बहसबाजी चल रही होगी, मंथन चल रहा होगा और बहुत जल्द आपको जो है ये गुड न्यूज़ भी देखने को मिलेगी कि सब एकजुट हैं और इस प्रदेश के खातिर, उत्तराखंड की क्षेत्रता के खातिर, उत्तराखंड को ये जो बाहर के लोग लूट रहे हैं उसके खातिर ये सब लोग एकजुट हैं और आवाज़ उठाने के लिए आप जल्द ही इनको जो है सड़कों पर भी देखेंगे आप। जी। चलिए, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएँ भी हैं कि आप लोग जो-जो सोच रहे हैं वो मिलता भी रहे और उत्तराखंड का कैसे भी हो विकास होना चाहिए, ये हर उत्तराखंडी की एक दिली इच्छा है। क्योंकि जहाँ उत्तराखंड होना चाहिए था अभी 25 सालों में, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, जो भी कारण रहे, सभी को ज्ञात है। एक चीज़ और है, जैसे आप अभी बेरोजगार संघ के अब अध्यक्ष हैं, तो उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? किस चीज़ों को अब आप लाइन अप करके देख रहे हैं? किन चीज़ों पे अब आपको काम करने की आवश्यकता है? देखिए बहुत सारी अभी चुनौतियाँ हैं। आयोगों की कार्यप्रणाली है। दोनों आयोग चाहे वो हरिद्वार का आयोग हो, लोक सेवा आयोग, चाहे वो देहरादून का यूके ट्रिपल एससी हो। ये दोनों अभी क्या कर रहे हैं कि काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन हर भर्ती कोर्ट जा रही है। और हम चाह रहे हैं कि कोर्ट न जाकर जो है भर्तियाँ पारदर्शी तरीके से हों और कोर्ट के बजाय जो है वहीं पर समाधान निकाला जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे परीक्षा कैलेंडर समय पर जारी नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको हमें हल कराना है। अभी आयोग जो है नंबर सारे अभ्यर्थियों के नंबर शो नहीं करा रहा है, तो वो एक बड़ी चुनौती है, हमें वो पूरी करनी है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो अभी तमाम भर्तियाँ रुकी हुई हैं, लगभग 60,000 पद रिक्त हैं उत्तराखंड में। उनको खुलवाना है हमारा मकसद है जल्द से जल्द कि राज्य के जो बेरोज़गार हैं, 8 लाख लगभग रजिस्टर्ड बेरोज़गार हैं यहाँ पर, उनके लिए वो भर्तियाँ खुलवानी है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो ये लोग कहते थे कि भई 70% जैसे मान लीजिए हमारा कोटद्वार है और हमारे कोटद्वार में सिगड्डी में कंपनियाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे। लेकिन सिगड्डी में ये होता है, सिगड्डी क्या पूरे उत्तराखंड में मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कोटद्वार का। हाँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 70% ये कहते थे कि 70% जो है लोकल होगा और 30% बाहर का होगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पर यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 70% आपको जो है कोटद्वार का नज़र नहीं आएगा। वो बाहर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारा वो मकसद है कि भई कम से कम जो उत्तराखंड के
सिडकुल एरिया है, वहाँ पर 70% लोकल हो, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। हाँ, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है? 70% लोकल हो जो वहाँ पर काम करे, और बाकी 30% आप बाहरी व्यक्ति को आप दे सकते हो। बाहरी व्यक्ति मतलब ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से उठा के ले आओ उसको। बाहरी व्यक्ति ये है कि हरिद्वार के, आपका जो है अगर देहरादून से यहाँ पर कोई काम करने आना चाह रहा है, उसको आप दे सकते हो। ये हमने करना है, इस पर भी हम जल्दी काम करेंगे। इसके अलावा जो एक तरह से युवाओं को हम अब आगे कि कैसे आप जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, कैसे आप खुद का बिज़नेस कर सकते हैं, उसको लेकर भी आगे हमारे प्लान हैं कि कैसे हमने वो करना है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं जो आपको अगले कार्यकाल में दिखेंगी, इस वाले कार्यकाल में दिखेंगी आपको। जैसे जो आपका ये बेरोजगार संघ है, इसी से मेरे मन में एक बात भी आ रही थी कि अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तराखंड जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल बहुत पीछे है अगर हम देखें। जबकि हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। तो बेरोजगार संघ जो आपका है वो भी इस पर कार्य कर रहा है। जैसे आप सिडकुल का ही आपने अभी उदाहरण दिया। आप सिडकुल में देखिए आप, मुझे लगता है जितनी फैक्ट्री वहाँ पर आई थी और जो बातें हुई थी, आधी भी वहाँ पे बची नहीं है। कुछ टाइम के लिए थी और अब तो वहाँ पर क्या हाल है वो आपसे छुपा तो नहीं है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप बच्चों को कैसे अवेयर कर रहे हैं या कुछ इस पे भी आप लोगों का काम है? देखिए, इस पे हमारी रणनीति बन रही है और बहुत जल्द वो सामने भी आएगी सबके, क्योंकि हमने देखा, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये भी हो रही है कि सरकारें तो ये कहती हैं कि हम जो है युवाओं को लोन देंगे और युवा फिर अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपना छोटा-मोटा जो धंधा है वो अपना चालू कर सकते हैं। लेकिन जब एक हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उस रिपोर्ट में ये मिल रहा था कि उत्तराखंड के जो पहाड़ के युवा हैं और खासकर मैदान के भी युवा हैं, उनको लोन ही नहीं मिल रहा है। वो जब छोटे-मोटे धंधे के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो लोन भी उनको अप्लाई करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वो अपना धंधा शुरू कर सकता है? सवाल तो ये है ना। तो हम सरकारों से अब इस विषय को लेकर भी, इस मुद्दे को लेकर भी जाएँगे। कम से कम जो है ऐसे युवाओं को जो अपने पहाड़ों में, चाहे वो खेती-बाड़ी करना चाह रहा हो, चाहे वो अपनी आज तरह के सेब के, आप देख रहे होंगे कि उत्तरकाशी, मोरी इस क्षेत्र में काफ़ी युवा कर रहे हैं, और जो युवा करना चाहते हैं उनको कम से कम लोन की सुविधा दी जाए। चाहे वो बीज की सुविधा हो, कुछ भी हो, उससे उससे रिलेटेड सुविधा हो, वो दी जाए उसे। तो जब तक वो नहीं मिलेगी, तब तक तो फिर युवा सरकारी फॉर्म के पीछे ही भटकता रहेगा, और सरकारी फॉर्म निकलता 1 साल में है, उसमें जॉइनिंग 2 साल में होती है, लगभग 3 साल में होती है। उसमें भी अगर कोई घोटाला ना हो और घोटाला ना हो, मामला और वो ऐसा कर के लगभग 3-4 साल हो जाते हैं, तब तक जो बच्चा 18 साल का था, वो 25-26 साल का हो जाता है। अगर आपने 26 साल में फॉर्म भरा, तो फिर आप 32-35 साल के हो जाते हो। ना आपको लड़की आजकल आप देख भी रही हैं। बुलंद मुद्दा चल रहा है। मैं एक अभी सुन भी रहा था मैं कोटद्वार में, कि कोई मुझे बता रहा था कि यहाँ पर कोटद्वार में 30 उम्र स 30 उम्र से और 35 साल तक के लगभग जो है 15 से 20 हज़ार युवा हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ, ये एक बड़ा डेटा तो है हमारे पास। आप मतलब ये तो बहुत शॉकिंग है कि अब लड़कियाँ कहाँ से मिलेंगी ऐसे युवाओं को? मतलब अगर सिर्फ़ आप जो है उनको लोन भी नहीं दे रहे हो, आप जो है उनके लिए सोच भी नहीं रहे हो, तो कोई पिता अपनी लड़की को कैसे एक बेरोज़गार के हवाले कर देगा? देखिए, तो गवर्नमेंट का कहना होता है कि जैसे अभी बकरी पालन के लिए बहुत अच्छा वो कह रहे हैं कि पशुपालन विभाग से हो गया, जैसे बकरी पालन हो गया, मछली पालन हो गया। इसके अलावा होम स्टेज़ को लेके बहुत योजनाएँ हैं और आजकल ऑर्चर्ड्स जो डेवलप हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि बहुत सारी योजनाएँ जो है हम वो यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं दिखता है हमारा। सरकार क्यों नहीं पहुँचा पा रही इनको युवाओं तक? सरकार को क्या खनन के ठेके ही पहुँचाने हैं? ये सरकार को सिर्फ़ जो है अपनी शराब नीति को ही आगे बढ़ाना है। सरकार को जो है सिर्फ़ खनन के जो पट्टे हैं उसको ही जो है आगे बढ़ाना है। ये जो नीति है, इस नीति को युवाओं तक क्यों नहीं पहुँचा पा रही क्या सरकार? कारण लग रहा है? इसके पीछे क्या कारण है कि युवा या तो इन योजनाओं के लिए आकर्षित नहीं हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या क्या कारण है? देखिए सरकार की तरफ से ऐसा क्या होना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए कि आप सरकार को एक सजेशन दें। देखिए, सरकार को इसको प्रचारित करना चाहिए। जगह-जगह पर इसके सेमिनार लगाना चाहिए, और करे तो हमसे बात करें, हम भी उसको आगे पहुँचाते हैं। लेकिन हमें भी बताएँ ना, कम से कम हम युवाओं को बेरोज़गारी को लेकर उस सेमिनार में भेज तो सकते हैं। सरकार हमसे कहे, हम जगह-जगह पे, चाहे कोटद्वार हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, वहाँ पर हम सेमिनार आयोजित करा सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर। लेकिन सरकार को तो इसकी पड़ी नहीं है। अगर करना है समय से, तो मुझे लगता है कि अभी ही समय है, वरना ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 10 से 15 हज़ार कोटद्वार में ऐसे युवा हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये पूरे प्रदेश में एक तरह से
ब्लास्ट होने वाला है आने वाले समय में। ये तो बहुत बहुत क्या बहुत क्रूर सिचुएशन आपको देखने को मिली। इसीलिए मैंने आपसे एक चीज़ पूछी है कि जो आपका बेरोजगार संघ है वो सिर्फ हम आपका बहुत अच्छा है कि आप सरकारी नौकरियों के लिए अवेयर कर रहे हैं, उसमें हुए घोटालों के लिए, उसमें पेपर लीक के लिए। लेकिन उसके अलावा साइड बाय साइड जो हमारी ये योजनाएँ हैं, सरकार अगर हम एक तरफ कर दें कि नहीं कर रही है, तो आपका संघ क्या इन योजनाओं को युवाओं तक पहुँचाएगा? क्या युवाओं को इनके प्रति प्रेरित करेगा या कुछ आपका जो संगठन है? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा आपने और इसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे युवाओं तक क्योंकि उत्तराखंड बेरोज़गार संघ सिर्फ़ सरकारी परीक्षाओं के लिए ही लड़ाई नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, मेरा यही कहना है। अब वैसे भी हम एंटरप्रेन्योरशिप में हैं ही कहाँ? बिल्कुल हाँ, हैं ही यही कहाँ। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसको लेकर जो है जल्द हम टीम के साथ डिस्कस भी करेंगे और युवाओं को प्रेरित भी करेंगे। देखो हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं, हम सत्ता में नहीं हैं। अगर हम सत्ता में होते तो आज एक कलम में जो है साइन करके हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते थे। लेकिन वो कलम के सिग्नेचर के साइन अभी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, वो जब आएगी तब आएगी। लेकिन आज अगर नहीं है तो कम से कम एक जागरूकता अपने-अपने जो है क्षेत्र में सेमिनार आयोजित करना, चाहे मतलब वो संघ अपने लेवल पे, ये हम अपने लेवल में वही करेंगे। मैं कह रही ये हूँ, हमने अपने लेवल पे वो ऐसा क्या कर सकता है युवा? ये यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेमिनार आयोजित करेंगे। अपने-अपने जो हमारे सोशल मीडिया उसके थ्रू जो है युवाओं को हम ये सारी चीज़ें बताएँगे कि भाई ये योजना भी है सरकार की। सरकार आप तक नहीं पहुँचा रही है, लेकिन हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं। और अगर वहाँ पर दिक्कत होगी, कुछ भी अगर अप्लाई नहीं हो रहा आपका आपको अगर लोन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप हमें जो है उस अधिकारी के पास ले जाइए। वहाँ पर तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ना तो आप इसको सरकारी नौकरी दे रहे हो उत्तराखंड में, ना आप इसको जो है कुछ दे रहे हो, ना आप इसको प्राइवेट नौकरी का हकदार समझ रहे हो। कम से कम अगर ये अपना धंधा शुरू करना चाहता है, अपना कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो इसको दीजिए आप। तो वो उसको देना पड़ेगा। कम से कम इतनी कोशिश तो हम कर सकते हैं युवाओं के लिए। नहीं, वो वही मेरा कहना था क्योंकि आपके पास एक ऐसा संगठन है जिसमें जो युवा जिसमें बहुत ज़्यादा युवा आपसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं और शायद है कि अगर वो आपके साथ आंदोलनों में भागीदारी करते हैं, तो वो आपकी बात भी अवश्य सुनेंगे और उनके जब हित की बात होगी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की आवाज़ सरकार से जल्दी उन तक पहुँचेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा इसलिए ऐसा एक नहीं, सोचना नहीं, था बिल्कुल सही कि आप इस तरह से जो संघ है आपका बेरोजगार संघ, वो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ भी करे क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम कोटद्वार की बात करें या आस-पास के जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो हम इस तरह की बातें करते हैं, तो हर किसी का यहाँ पे ये रोना होता है कि हम बैठे हैं पैसे देने को लेकिन हमें लड़के नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम एक ही पहलू को ना देखें कि बिल्कुल। बेरोजगार है व्यक्ति और उसके पास काम नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ कि हमारे जानने में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे होटल्स हैं, रिज़ॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं जो अपने लेकिन उनका कहना होता है कि स्किल्ड व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो उस काम को प्रॉपर कर सके। प्रॉपर। तो इस इट मीन्स कि कहीं न कहीं हमें वो माइंडसेट चेंज कर जो दिल्ली, बॉम्बे भागने वाला है, वो सिर्फ़ जॉब्स की या मुझे लगता है वेजेस की उससे कमी से नहीं है। एक माइंडसेट भी है व्यक्ति का कि उसे दिल्ली में रहना है या उसे बॉम्बे। तो इस पे भी कुछ आपका बेरोजगार संघ अगर काम करे या इसके लिए कुछ प्लानिंग है आपकी? ना, ना, बिल्कुल इसके लिए हम काम कर रहे हैं और एक तरह से इसके लिए एक हमने सोचा भी था कि इसके लिए हमारी एक अलग से टीम काम करेगी। हम लोग तो भर्ती जो भी है ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसके लिए हमारी एक अलग से शाखा भी होगी, जो सारे ये काम करेगी। अभी कुछ समय पहले मैं देहरादून गया था, जहाँ पर ये स्किल्ड ये सारी चीज़ें होती हैं, जो युवाओं को सिखाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पर देखकर भी मैं हैरान था, क्योंकि ज़रूरत थी उत्तराखंड के युवा उस स्किल्ड को सीखें, लेकिन वहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार के लड़के जो है उस स्किल्ड को सिखाया जा रहा था। नहीं, तो वो सिखाया जा रहा था या हमारा युवा वहाँ जा ही नहीं रहा है? नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं तो युवाओं को कौन कौन वहाँ तक ले जाएगा? यही तो सरकार ले जाएगी ना। बिल्कुल। अगर वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को यहाँ तक ला जा रही है या फिर कोई मैसेज तो वहाँ भेज रहा होगा ना। क्या वो सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो वहाँ तक संदेश पहुँचा दे रहे हैं? वो सचिवालय में बैठे अधिकारी क्या यहाँ तक संदेश नहीं पहुँचा पा रहे हैं हमारे पहाड़ के युवाओं तक? तो यानी कि हमें तो ये लग रहा है ना कि दाल में कुछ काला है। अगर वो उत्तर प्रदेश वाली जो लॉबी है, जो सचिवालय में बैठी है, क्या वो वहाँ तक उस लॉ वो जो लॉबी है, वो सिर्फ़ वहाँ काम कर रही है? उस लॉबी को वो पहाड़ की तरफ काम नहीं कर रही है? वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचा रही है? तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम वो जो मैसेज है कि भई आज स्किल्ड की ट्रेनिंग हो रही है, ये सारी चीज़ है, यूनेस्को आपको जो है हाँ, ट्रेनिंग के लिए कौशल बुला रहा है। विकास और बहुत कौशल सारी विकास बहुत योजनाएँ सारी इस वो तरह की योजना चल है। रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो चौंक गए थे वहाँ देख हमारे वही देखना कि हमारे युवा क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये जो बाहर की लॉबी बैठकी सचिवालय में, जो एक तरह से नियम कानून बना रही है उत्तराखंड के लिए, ये उत्तराखंड को सोचकर नहीं बना रही है, ये उत्तर प्रदेश और बाहर के राज्यों को लेकर सोचकर बना रही है।
ऐसी ऐसी नीतियां हैं, ऐसे ऐसे जो है जियो जारी किए हुए हैं कि बाहर का व्यक्ति आ जाए और पहाड़ का व्यक्ति जो है पहाड़ों में रहे, वो बस उसी सोच में रहे कि एक फॉर्म आएगा सरकारी, उस सरकारी फॉर्म को मैं भर लूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो पहाड़ में ही अपना जी लूंगा या फिर दिल्ली चला जाऊंगा, 10-12 हज़ार की नौकरी कर लूंगा, बर्तन धो दूंगा। यहाँ तक बस जो हमारे युवा हैं यहाँ तक हाँ, हो रहा है वो उनकी एक तरह सोच उस तरफ आ ही नहीं रही। सोच उस तरफ इसलिए नहीं आ रही है कि जो मैंने आपसे कहा ना वो लॉबी उनको उस सोच तक आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो हमारा काम अब उस लॉबी को भी तोड़ना है बिल्कुल। और ताकि हमारा प्रदेश का युवा जो है पूरे तरीके से धरातल पर जो है काम कर सके। तो काफ़ी खैर आपने बहुत सारा आप लोग तो खैर इतने सालों से 2018 से लगातार इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। एक चीज़ और है जैसे कि आप कोटद्वार से हैं और मैंने देखा है यदा-कदा आप कोटद्वार के भी बड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। कोटद्वार में बेरोज़गार सन कुछ यहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक कर रहा है, यहाँ के कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पर क्या स्थिति है इसकी? देखिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ कोटद्वार में भी अब धीरे-धीरे अपनी जड़ें मजबूत करेगा और कोटद्वार में मैंने अभी एक आरटीआई लगाई थी ये सेवा आयोजन कार्यालय में, जहाँ पर बेरोजगारी के आंकड़े मिलते हैं। तो बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा मुझे मिला। अच्छा। मैंने ये पूछा था कि कोटद्वार में पिछले 3-4 सालों में कितने जो है प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आए हैं, कंपनियाँ आई आई हैं या फिर जो रोजगार मेले सरकार कहती है कि हम रोजगार मेले लगाते हैं। क्योंकि बड़े वादे इन्होंने किए थे सत्ता में आने से पहले। तो मैंने आरटीआई लगाई, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सिर्फ़ 4 रोजगार मेले पिछले 4 साल में, वो भी पौड़ी जनपद में, मैं कोटद्वार की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। पूरे पौड़ी जनपद में जिसमें कोटद्वार भी शामिल है, यहाँ पर सिर्फ़ 4 रोजगार मेले लगे हैं और जॉइनिंग पिछले कितने सालों में? पिछले 4 सालों में 4 रोजगार मेले लगे हैं। अच्छा, अब पूरे जनपद की आप पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ मैं पौड़ी की। कोटद्वार भी उसी के अंतर्गत है। अब कोटद्वार में क्या पता ना लगा हो? क्योंकि आंकड़े तो 4 आए हैं ना। अब मुझे नहीं लगता कि कोटद्वार में लगा भी होगा एक भी रोजगार मेला। और उस आरटीआई में ये भी बताया गया कि सिर्फ 3000 युवा जो है उसने उसमें जो है प्लेसमेंट पाई है। रोजगार मेले में। रोजगार मेले में 3000 युवाओं ने प्लेसमेंट पाई है पूरे यहाँ पर पौड़ी जनपद में। जबकि यहाँ पर जो है लगभग कितने थे? लगभग जो है 27-28 हज़ार युवा बेरोजगार हैं। जो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन बस करवाया। फिर रजिस्टर्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं 23-24 हज़ार युवा यहाँ पर बेरोजगार है। तो उनको लेकर भी काम करना पड़ेगा, खासकर कोटद्वार के युवाओं को लेकर भी। हमने बहुत कुछ सोचा है कोटद्वार के युवाओं को लेकर कि कैसे उनके साथ काम किया जाए, कैसे उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ। बहुत जल्द उनके साथ हम बैठेंगे भी और एक टीम भी बनाई जाएगी कोटद्वार के युवाओं के लिए कि कैसे जो है आपको हमेशा धोखा मिला है और सिर्फ़ सरकारी नौकरी नहीं, आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में करना है, आपको अगर अन्य चीज़ों में भी करना है, तो वो हम आपके लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राम कंडवाल ने पैसे लिए कि ला भई पैसे दे और मैं तुम्हें ये हमारा काम नहीं है। हमारे काम है आपको तरीके बताना कि आप अगर वहाँ पर वैकेंसी खाली है, तो आपको कैसे करना है। अगर गाइड करना। जी, गाइड करना, हमारा काम बेसिकली गाइड करना है, वो हम करेंगे। तो कोटद्वार के विकास कार्यों को लेके कितने संतुष्ट हैं आप? मैंने देखा आप आजकल बड़ा छाए हुए हैं कोटद्वार के सोशल मीडिया पे जो कोटद्वार के मुद्दों को लेकर अक्सर। हुँ। तो कितने संतुष्ट हैं? देखिए कोटद्वार के जो रिसेंटली विधायक हैं, उन्होंने वादे तो बड़े किए थे। अ, हमें तो लगा था कि अब मैं तो नाम भी अब क्या ही लूँ, लेकिन ये है कि हमें तो लगा था कि वो आई हैं तो उनके खून में उबाल रहा होगा कोटद्वार में भी कोटद्वार सही है। यमकेश्वर वालों ने भेजा है कि यमकेश्वर मैं तो यमकेश्वर से मैं पूछता हूँ, लेकिन यमकेश्वर भी कहते हैं कि भई यहाँ पर तो कुछ करके नहीं गई है। लेकिन आप कोटद्वार में आई हैं, मैंने पिछला उनका घोषणा पत्र देखा था यहाँ का, जब कोटद्वार में आई थी, 41 घोषणाएँ की थी और 41 घोषणाओं में से 96% जो हमने लगाए अभी तक, 96% घोषणा अधूरी हैं अभी तक और साढ़े 3 साल हो चुके हैं। लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बड़े शानदार अक्षरों में लिखा था। खैर लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए हर विधायक यहाँ पर आता है, अपने बिलों से बाहर निकलता है। प्रत्याशी यहाँ पर आता है, 5 साल बाद आता है, बिलों से बाहर निकलता है कि लाल ढांग मोटर मार्ग चिल्लर खाल जो है उसको बना दिया जाएगा। हुआ क्या उसका? अभी हमने पीछे पॉडकास्ट में पूछा भी था कई नेताओं से जो इस समय जो सरकार में है, एक से ही नहीं हमने काफ़ी। तो उनका निकल कर यही आता है लाल ढंग के लिए कि ये आपसी विवादों में ही धरा पड़ा है। नहीं क्या तो ऐसा कुछ लगता है? अगर आपसी विवाद है तो सुलझाए ना। भाई अगर आप
देखो हमें भी यही सुनने में आता है कि भाजपा अगर बनाएगी तो एक भाजपा का जो लोकल का नेता होगा वो बड़ा हिट हो जाएगा, दूसरा डाउन हो जाएगा। भाई अगर आप आपसी ही गुटबाजी आपको करनी है तो इससे तो कोटद्वार की जनता पिस रही है ना। हमें वो थोड़ी देखना है, हमें तो कोटद्वार, लालढांग, चिल्लरखाल मोटर मार्ग चाहिए तो चाहिए। अब वो इसी कार्यकाल में चाहिए, वरना भूल जाओ भाजपा को यहाँ पर। यहाँ पर भाजपा को आने नहीं देंगे। खासकर ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, कोटद्वार की जनता कह रही है कि भाजपा को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा अगर ये मोटर मार्ग नहीं बना। जल्द इस पर हम आंदोलन भी करने जा रहे हैं, वहाँ पर हम बैठेंगे भी अगर ये मोटर मार्ग नहीं बनता है। क्योंकि हर विधायक आता है और बोलता है कि मैं इसको बनाऊँगा। राज्य गठन के बाद लगभग जो 25 साल आज हो चुके हैं। 25 तो 25 साल में आपने एक वहाँ पर जो है मोटर मार्ग नहीं बना पा रहे हो आप। ये तो हद है। बना दो ना एक कॉरिडोर। अगर अगर भाई वन विभाग को दिक्कत ही है तो एनएच भी तो बन रहे हैं हमारे। तो एनएच बन रहा है ना, हमारे लिए तो वो शॉर्टकट है ना। नहीं, हम मैं क्यों ये जाए? कह रही हूँ कि वहाँ पे भी इस तरह के वो आ रहे हैं तो एनएच भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे अभी ये देहरादून एक्सप्रेस बना, हाँ, वो वहाँ भी पर भी उन्होंने काफ़ी कॉरिडोर बनाए। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ 7 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाना है। उसको बना दीजिए आप, क्या दिक्कत है? भाई ऊपर लोग गाड़ियाँ चलेंगी, नीचे जानवर चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मंशा नहीं है। मंशा होती है, इनकी नीयत में खोट है, वो साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे सरकारी हॉस्पिटल का हमने आरटीआई लगाई थी, कितने बुरे हाल हैं। डॉक्टर्स की स्थिति। बहुत ही बुरे हाल हैं। 2.5 लाख की जनसंख्या में 1 फिजिशियन वहाँ पर तैनात है। आप ये सोच सकते हैं, 2.5 लाख की जनसंख्या में 2 सर्जन वहाँ पर तैनात है। हड्डी रोग विशेषज्ञ को बाहर से बुलाया जा रहा है, संविदा में तैनात किया जा रहा है। वो आप देखो कि इतने बड़े हॉस्पिटल में आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिला। इतने बड़े डॉक्टर में आपको जो है चर्म रोग विशेषज्ञ वहाँ पर है ही नहीं। इतने बड़े हॉस्पिटल में जो है आपको जो और भी चीज़ें हैं वो हैं ही नहीं वहाँ पे। तो सिर्फ़ जो है बिल्डिंग बना देने से कि भाई ये देखो कोटद्वार का अस्पताल कितना बेहतरीन है, कि ताकि जो यहाँ से पर्यटक गुज़रेगा वो ये देखेगा कि हाँ यार ये तो बहुत शानदार अस्पताल बना है। लेकिन सच्चाई कोटद्वार की जनता को पता है कि इसके भीतर क्या होता है। हमने तो ये भी पूछा है सरकार से कि भाई साहब आप जो है सुबह 8 बजे यहाँ पर हॉस्पिटल को खोल देते हो और फिर दोपहर 2 बजे बाद आप बंद कर देते हो, वहाँ पर ताला लग जाते हैं। अच्छा, 2 बजे बंद हो जाता है हॉस्पिटल, ताले लग जाते हैं वहाँ। उसके बाद सिर्फ इमरजेंसी। इमरजेंसी चालू रहता है। तो दोपहर में 2 बजे आप जो है हॉस्पिटल को बंद कैसे कर सकते हो? 2.5 लाख की जनसंख्या है, भाबर है, कोटद्वार है, पहाड़ से हमारे लोग आते हैं बेचारे और उनकी सुमो तो डेढ़ 2 बजे यहाँ पर पहुँचती है। वो कहाँ जाएँगे अगर वो कोटद्वार अस्पताल के लिए यहाँ पर आ रहा है? फिर उसको तो अगले दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो कम से कम जो है 4 या 5 बजे से आप जो है कम से कम 4 बजे तो ओपीडी खुली रहनी चाहिए। 4 बजे तक आपको हॉस्पिटल खुला रहना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि कोटद्वार की जनता को भी मुखर होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये जी। तो अभी जो आप अभी नवनियुक्त जो है जो बेरोजगार संघ के आप अध्यक्ष हुए हैं, तो हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके उनके लिए संदेश है? क्या आप उनको गाइड करेंगे या किस तरह से? देखिए युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी आपका भाई खड़ा है। अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी कुछ भी होती है, वो चाहे भर्ती घोटालों से रिलेटेड हो और आपको अगर थोड़ा भी लगता है कि ये भ्रष्टाचारी है, यहाँ पर ये जो किसी भी दफ़्तर में अगर आपको दिखे कि यहाँ पर कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है, ये जो है कुछ गलत कर रहा है, हरकतें कर रहा है, तो आपका भाई खड़ा है। एक फ़ोन कर देना, वहाँ पर उसका कॉलर पकड़कर, बाहर खींचकर उसको करने का काम हमारा है। चलिए, बहुत बातें हो गई आपसे और काफ़ी समय भी आपने हमें दे दिया। आप अध्यक्ष बने हैं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बधाई। जाते-जाते एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, भविष्य में क्या आप भी राजनीति में जाना चाहेंगे? देखिए, भविष्य की गर्त में क्या छिपा है, ये किसी को नहीं पता। भविष्य की गर्त में हमें भी नहीं पता कि राम कनवाल आज से 2 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये किसी को भी नहीं पता है। आज की लाइफ़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं नहीं बता सकता कि हम राजनीति में जाएँगे कि नहीं जाएँगे। लेकिन इतना मैं कह दूँ कि आवाज़ दमदार तरीके से उठाई जाएगी। आज आज अगर हैं, तो कल भी दमदार तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी, चाहे वो क्षेत्र के मुद्दे की हो, चाहे वो आप बेरोज़गारों के मुद्दे की हो। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, हमें समय दिया और अपने विचार जो हैं वो आपने साझा किए। तो बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से आपको। और आप थे राम कनवाल जी और आप एक युवा हैं
साथ ही साथ बेरोज़गार भी हैं और बेरोज़गारों के अब अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो इस चीज़ को आप मज़ाक में ना लें, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड के लिए वाक़ई एक बहुत ही सीरियस इश्यू है। और जो अभी आपने बेरोज़गारी के मुद्दों से लेकर जो बातें हमारी हुई हैं, मुझे लगता है हमें उन कामों उनको लेके मतलब हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। उन मुद्दों पे वाक़ई हमें काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बेरोज़गार संघ है, बॉबी पंवार है या राम कनवाल है। हमें हर युवा को आगे आना चाहिए इन चीज़ों के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आगे भी हमारे शो में जुड़ी रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें इसी तरह से देते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।